चलिए, तो नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का में हम लोग करने वाले हैं आईसीआई का जो जीएसटी का बुक है, जो सब अरेस्ट सर्च एंड सीजर के ऊपर है, समन के ऊपर है, इंस्पेक्शन के ऊपर है, उसको डिस्कस करेंगे। और इस बुक के बारे में मैंने एक छोटा सा वीडियो भी डाल दिया था कि ये बुक वाकई में बहुत अच्छी है। और दूसरा, अगर इस किताब को किसी को भी खरीदना है तो ऑब्वियसली आपको आईसीआई की वेबसाइट में जाके ही खरीद पाएंगे। तो वो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, और सॉफ्ट कॉपी तो आपको हमने व्हाट्सएप में दे भी दिया था। तो आइए एक बार इस किताब को देखते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। अरेस्ट अंडर जीएसटी, और ये किताब 2022 में निकली थी और हम लोग 2024 में पढ़ रहे हैं। तो हम लोग की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी कि अगस्त 2022 में जब निकली तभी पढ़ लेते तो शायद ज्ञान बहुत होता है। लेकिन फिर ये सब टॉपिक है। इंट्रोडक्शन, इंस्पेक्शन क्या होता है, मैंडेट टू क्वेश्चन द क्वेश्चनेबल प्रोसीडिंग, यानी कि नोटिस को क्वेश्चन कीजिए। एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस, डज नॉट ऑथराइज इंस्पेक्शन, जो मैं बार बार बोलता था। 71 जो है, सेक्शन 71, वो हेल्प करता है ऑडिट करने में, स्क्रूटनी करने में। 65 की ऑडिट, 66 की ऑडिट, वहां पर आपको इन ऑडिट टीम को अपने प्रीमाइसेस के अंदर आने का राइट होता है, तो आपको अलाउ करना पड़ेगा। तो यही सब कुछ है, सेल्फ असेसमेंट वगैरह वगैरह। फिर इंस्पेक्शन, सेक्शन 67, इंस्पेक्शन ऑफ प्रीमाइसेस। फिर इसमें एक पढ़ेंगे कॉन्फिस्केशन अंडर सेक्शन 130। फिर इंस्पेक्शन अंडर सेक्शन 68 एंड 129। अरेस्ट अंडर सेक्शन 69, समन 70 में, और फिर एक्सेस टू प्रीमाइसेस 71 में। फिर ये जो इलस्ट्रेटिव फॉर्मेट्स ऑफ वेरियस लेटर, समन को कैसे क्वेश्चन करना है, बाकी जितने डिफरेंट डिफरेंट तरह के नोटिसेस है उनको कैसे क्वेश्चन करना है, वो यहाँ पर हम लोग उसको भी पढ़ लेंगे। रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस। तो मैंने करीब करीब 100 पेजेस तक पढ़ी है। तो हम लोग जितना पढ़ा है मैंने उस हिसाब से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने इसमें कुछ कुछ हाईलाइट भी कर दिया है कि क्या इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत एक बार आपके साथ पढ़ लेता हूँ। इंस्पेक्शन अंडर जीएसटी। मुझे एक बात बताइए, इसको पढ़ने से पहले मैं एक बैकग्राउंड तैयार कर देता हूँ। इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर किस सेक्शन में है? 67 सर। सेक्शन 67 में। यस सर। इंस्पेक्शन का मतलब और सर्च एंड सीजर का मतलब क्या होता है? इंस्पेक्शन बोले तो उसको खाली मतलब सीज नहीं कर सकते, खाली दिखने के लिए आते हैं। देखने के लिए आते हैं, करेक्ट। हाँ, और बुक्स ऑफ अकाउंट को देखेंगे वो। नहीं ठीक नहीं, है। वो इंस्पेक्शन को मतलब वो मतलब जो उनके पास जो डाउट था, डाउट नहीं बोल हाँ सकते, रीजन टू बिलीव है, जो कॉजन मटेरियल उनके पास था उनसे जो रीजन टू बिलीव बनाया है, और हाँ, वो वैलिडेट करने के लिए आते हैं, ऐसा बोल सकते वो करेक्ट करेक्ट। क्रॉस बुक्स ऑफ अकाउंट से क्रॉस वेरीफाई करेंगे उससे, बस एक देख बात सकते हैं बताइए, बुक्स ऑफ अकाउंट। 3B पर्टिकुलर। वर्सेस 2A में 3 करोड़ का डिफरेंस है। जी। क्या ये रीजन टू बिलीव हो सकता है? नहीं नहीं, वो तो सर नहीं हो सकता। मतलब अलग हो गया सर, वो तो बात ही अलग हो 1 गई। वर्सेस 3B है, वो 2 करोड़ का वो तो डिफरेंस ऑडिट है। का, वो तो ऑडिट फंक्शन है। तो ये रीजन टू बिलीव नहीं हो सकता, करेक्ट। नहीं हो वो सकता। ऑडिट फंक्शन है सर। तो ये रीजन टू बिलीव में कौन सा एक इंग्रेडिएंट होना चाहिए ताकि वो आपके अगेंस्ट 67 कर सके? इवेजन ऑफ टैक्स। इवेजन ऑफ टैक्स, एक्सलेंट। यस। इवेजन ऑफ टैक्स। वो भी उनके साथ बिलीव प्रॉपर होना चाहिए। यस, टैक्स नहीं पे करना क्या इवेजन ऑफ टैक्स है? नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स इज इवेजन ऑफ टैक्स। नो सर। नॉन नो नो फाइलिंग ऑफ नो रिटर्न, नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न इज इवेजन ऑफ टैक्स। नो नो। इंस्पेक्शन का सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 67 सबसेक्शन 1। वन। 7 सर्च एंड सीजर का कौन सा है? 1 टू। सेक्शन टू। 67 सबसेक्शन टू। 2 2 2 फॉर्म कौन सा है? कौन सा फॉर्म लेंगे? INS 1। INS 01। INS 01 में 3 पार्ट 01 मिलेंगे, A यस। B एंड C। सी। तीनों में 18 से कोई ए एक बी पार्ट सी। टिक होना चाहिए। A इंस्पेक्शन का है, हम्म। B यस सर। वेयर हाउस कीपर, सर्च सीजर। GTL गोडाउन यस। का है। गोडाउन एक, गोडाउन कीपर। सर्च का। हाँ गोडाउन सर्च का का है। है। नहीं नहीं, गोडाउन का है बी। सी है सर्च एंड सीजर। तो ए रिप्रेजेंट करता है यस। किसको? सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 को। सी रिप्रेजेंट करता है सेक्शन टू। 67 सबसेक्शन 2 को।
कोई एक टिक होना चाहिए, क्योंकि रीजन टू बिलीव से जब जॉइंट कमिश्नर इसको साइन करता है तो रीजन टू बिलीव से वो कंक्लूड करता है कि इसके ऊपर क्या लगना चाहिए, इंस्पेक्शन या सर्च कर इंस्पेक्शन सकते होना चाहिए या फिर सर्च सर्च एंड हो। सीजर होना चाहिए। और ये टिक ही नहीं होगा तो ये बैड फॉर्म है, नॉट करेक्ट फॉर्म है। तो आप जो इंस्पेक्शन जो INS 01 लेके आए हैं उनको आप ये लिख कर दे सकते हैं, वी आर अनएबल टू कोऑपरेट बिकॉज दिस फॉर्म इज डिफेक्टिव। करेक्ट हम्म है। हम्म। एक सेक्शन और है 59, वो क्या कहता है? हेल्थ सेल्फ असेसमेंट। सर्टिफिकेट। सेल्फ असेसमेंट के डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं? अपना ही से अपना टैक्स है, GST 1 3B इनवॉइस। 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 यस। बेसिक डॉक्यूमेंट तो इनवॉइस है, इनवॉइस के बेसिस पे यस। 1 बनता है, 2B यस। बनता है और फिर 3B 3B। बनता है। क्या GST 9 या 9C इन सेल्फ असेसमेंट डॉक्यूमेंट है? नो। हाँ। नहीं है। तो इसके बेसिस पे टैक्स निकल नहीं सकता, लेकिन ये ऑब्वियसली प्रिंसिपल या प्राइमरी डॉक्यूमेंट हो सकता है। और ये मानेगा कि आपने जो इसमें लिखा है वो करेक्ट लिखा है, इसमें जो लिखा है करेक्ट लिखा है। तो वो अगर इन इन किसी भी फॉर्म में डिफरेंस आ जाता है तो ऑब्वियसली वो उसके ऑफिसर के पास राइट है आपको क्वेश्चन करने का। करेक्ट है। राइट। यस। ओके। तो इसी बैकग्राउंड के साथ एक बार पढ़ते हैं इंस्पेक्शन। जब हम इंस्पेक्शन पढ़ रहे हैं, एक चीज और बताता हूं, इंक्वायरी अगर लिखा हुआ है तो, और ई से इंक्वायरी लिखा हुआ है तो, दोनों में डिफरेंस। Inquiry, that is a formal यस। investigation. This is यस। a E is a roving inquiry. Roving. E रोविंग, formal general फिशिंग। general fishing. तो ये इसका राइट क्या है, ऑफिसर के पास है? नहीं है। नहीं है। तो ये जनरल जो लेटर भेज देते हैं जहां पर सेक्शन मेंशन नहीं करते, कहां से पावर डिराइव कर रहे हैं वो नहीं मेंशन करते, तो ये कर नहीं सकते। ये उनके पास पावर ही नहीं है, और करते हैं तो आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं। करेक्ट है। इसको आई को भी क्वेश्चन करने का है। आई सेक्शन 67 में है, हाँ और सेक्शन 67 का 1 और 2, हाँ। 1 और 2 के बेसिस का फॉर्म है INS 01। यस। INS 01 करेक्ट है या नहीं करेक्ट है वो सब हम लोग देखेंगे आगे चल के। करेक्ट है, कैसे क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते। अब जरा पढ़ते हैं एक बार, ये क्या लिख रहे हैं, पहला लाइन क्या है, इंस्पेक्शन इज नॉट ए सर्च। 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 क्या मतलब हुआ इसका? सर्च बोले तो पूरा सीजर्स कर सकते हैं, लेकिन सर्च सेक्शन सर्च सेक्शन से बताइए, सेक्शन से इसको सेक्शन मतलब। 60, इट डज नॉट मीन सेक्शन 67 सबसेक्शन 2। तो सेक्शन 67 सबसेक्शन 1 इंस्पेक्शन का है, ये 2 है, दोनों में डिफरेंस है। करेक्ट है। यस। इसीलिए लिख रहे हैं इंस्पेक्शन इज नॉट ए सर्च, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसीडिंग्स एंड द सब्टिलिटी ऑफ द डिफरेंसेस मस्ट बी अप्रिशिएटेड फ्रॉम द लॉ इटसेल्फ। Inspection is permitted method to access the taxpayer's premises, but only as an anti-evasion measure as laid down in the law in the form of prerequisites to invoke the exceptional powers allowed. After all, GST is a self-assessment based regime. Self-assessment section बताइए। 59 59। 59। एनी प्रोविजन, अच्छा अगर आपने सेल्फ असेसमेंट करके टैक्स जमा कर दिया है तो जनरली ऑफिसर आपको क्वेश्चन नहीं कर सकता, लेकिन डिफरेंसेस इन फॉर्म फिगर्स ये सब आएगा तो क्वेश्चन होगा होगा। यस सर। आगे देखते हो, any provision that appears to enter into self-assessment regime needs the express consent of the parliament. Any proceeding that invokes such authority must be tested for its validity before applying the same, as it is an exceptional power contained in section 67. This handbook discusses वगैरह वगैरह। मैंडेट टू क्वेश्चन द क्वेश्चनेबल प्रोसीडिंग, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पर आप क्वेश्चन करते हैं प्रोसीडिंग्स को। एक मिनट होल्ड कीजिए, एक मिनट। देखिए, मैंने आपसे बार बार आप लोग से डिस्कस किया था 160 सबसेक्शन 2, 160 सबसेक्शन 1 2, जब वो नोटिस में कोई माइनर मिस्टेक है तो लॉ कहता है, और वो मिस्टेक किसने किया, डिपार्टमेंट ने किया, तो इसको इग्नोर कर सकते हैं आप, माइनर मिस्टेक। लेकिन अगर किसी नोटिस में सिग्नेचर नहीं है तो क्या माइनर मिस्टेक है या मेजर मिस्टेक है?
किसी नोटिस में सिग्नेचर नहीं है तो वो माइनर मिस्टेक है या मेजर मिस्टेक है? मेजर मिस्टेक है। मेजर मेजर मिस्टेक। मेजर मिस्टेक है। और मेजर मिस्टेक को आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन कब? कब? इनिशियली सर। इनिशियली, एट द अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी। अगर आपने अर्लीस्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी पे क्वेश्चन नहीं किया तो क्या कोर्ट आपको रिलीफ देगा? नहीं सर, नहीं नहीं देगा, देगा। बिकॉज वी हैव वन एक्सेप्टेड सिक्सटी इट। सबसेक्शन 2 यही है। Prohibits a taxpayer from questioning invalid proceedings as responding to matters contained in an invalid notice, order, or communication tantamount to attending such proceedings indirectly. This provision may be understood as taxpayer giving validity to an otherwise invalid proceeding by failing to question its validity. अगर आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो आप ये मान, तो वो जो प्रोसीडिंग शुरू हुआ है वो वैलिड हो जाएगा। अटेंडिंग टू इट ऑन मेरिट्स बिफोर एग्जामिनिंग इट्स वैलिडिटी। और आपने मेरिट बेसिस पे देखिए, हर नोटिस का जवाब तीन तीन ग्राउंड्स पे देते हैं। पहला प्रोसीजरल सर, प्रोसीजरल, टेक्निकल, टेक्निकल, वही। दूसरा दूसरा लॉ एंड मेरिट। लॉ, लॉ। लॉ, और तीसरा मेरिट। मेरिट। हाँ, तो मेरिट आप बेसिस, आप यस। सर इसको टेक्निकल, एग्जांपल के साथ दिखा सकते, मेरिट्स बोला था, मेरिट्स, टेक्निकल। एक मिनट, मेरिट्स मतलब आपके फैक्ट्स, आपके डॉक्यूमेंट्स, आपके इनवॉइसेस। मान लीजिए आपको कहता है 2A वर्सेस 3B में डिफरेंस है, इनवॉइस लेके आइए, आप इनवॉइस लेके चले गए, यानी कि जितने भी एविडेंस है, डॉक्यूमेंट्स है, वो है मेरिट। और उसमें सिग्नेचर नहीं था, शोकॉज नोटिस इशू हुआ, इसमें सिग्नेचर नहीं था, और आप ये सारा लेके जाने लगे, और उस शोकॉज नोटिस का जवाब में आपने टेक्निकल बातें नहीं लिखी। तो ये अब जब आप अपील में जाके इस शोकॉज नोटिस को क्वेश्चन करेंगे कि इसमें सिग्नेचर नहीं है, तो अपेलेट अथॉरिटी आपकी बात नहीं सुनेगा। बराबर है, बराबर। और अफसर भी कहेगा पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, यानी कि 160 सबसेक्शन 2 के बारे में वो बात कर रहा है। तो आपको पहले बताना चाहिए। और अगर आप पहले नहीं बताते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्यूजिशंस, यानी कि आप एग्री करते हैं कि आपका सिग्नेचर नहीं है फिर भी वैलिड है, which admitting its validity by omission or submission to requirements in such notice, order or communication. इसीलिए हम लोग बार बार कहते हैं जब भी आप किसी नोटिस का जवाब लिखे तो उसमें टेक्निकल, लॉ और मेरिट तीनों लिख दें, तीनों लिख दें, जितना कुछ जो भी मिले। फिर क्योंकि बाद में अगर अपील में जाएंगे तो अपील में तो आप टेक्निकल को ग्राउंड को क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे अगर आपने अभी नहीं लिखा तो। ना, एक्सेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस डज नॉट ऑथराइज इंस्पेक्शन। मुझे एक बात बताइए, आप सेक्शन 71 आपने पढ़ा भी है क्या? सेक्शन 71 में कोई फॉर्म लिखा हुआ है? 67 में तो फॉर्म है INS 01। सेक्शन 71 में कोई फॉर्म है? नहीं। कोई फॉर्म नहीं। तो बिजनेस प्रीमाइसेस में अंदर जाने के लिए आपको INS 01 ही चाहिए, है ना? आप ऑडिट में, ऑडिट कैसे होगा? आपके अगर प्रीमाइसेस में आके ऑडिट करना चाहता है तो ऑडिट कैसे होगा? आप उसको प्रीमाइसेस के अंदर घुसने देंगे? क्योंकि उसके पास INS 01 तो होगा नहीं ऑडिट टीम को। आपकी प्रीमाइसेस के अंदर वो ऑडिट टीम कैसे एंटर करेगा? कौन सा सेक्शन उसको अलाउ करेगा ऑडिट टीम को आपकी प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करने के लिए? ADT 01। ये वाला ADT 01, ये वाला एसेस टू बिजनेस प्रीमाइसेस सेक्शन 71। तो 71 कब यूज होगा? जब ऑडिट टीम आपके उसमें एंटर करना चाहती है। तो यहां पर इसी सेक्शन 71 में लिखा हुआ है कि टैक्स पेयर शैल अलाउ, दिस हैंडबुक डिस्कसेस द स्कोप ऑफ सेक्शन 71 ऑफ CGST एक्ट एंड द एक्सटेंट टू विच द पावर टू ऑफ एक्सेस अंडर दिस सेक्शन कैन बी अवेल्ड बाय द प्रॉपर ऑफिसर्स टू कैरी आउट देयर ऑब्जेक्ट्स। मैं आपको बताता हूं, नितिन महेश्वरी जी हैं, उनका केस था, देखिए क्या था, 16 का ही केस था, 16/4 का। उसमें हुआ कि आपको एग्जैक्ट बताता हूं। ये जो टैक्स पेयर था उसका जुरिडिक्शन था स्टेट में, और सेंटर जुरिडिक्शन वाले, क्या सेंटर जुरिडिक्शन को इस स्टेट जुरिडिक्शन के टैक्स पेयर के अंदर
प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं? नो सर। नो सर। प्रोसीडिंग तो स्टार्ट नहीं कर सकते। ये लेकिन अगर एनफोर्समेंट बेस्ड एक्शन हो तो प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या वो सेंट्रल देखिए। वाला इसके आगे सेक्शन 67 कर सकता है? हाँ, कर यस सकते सर। हैं। कर सकता है। तो जुरिडिक्शन वो एक्वायर तभी करेगा जब INS 01 लेके आएगा। हम्म। तो सेंटर वालों ने क्या किया, इन इनको इस टैक्स पेयर को एक सेक्शन 71 के अंदर प्रोसीडिंग शुरू की है। न ऑडिट, ना सेक्शन 67 तो है ही नहीं, ना कुछ स्क्रूटिनी, कुछ नहीं। सेक्शन 71 के अंदर आ गए और बोले कि हमारा जुरिडिक्शन, उन्होंने बोला कि हमने एक्वायर कर लिया और प्रोसीडिंग शुरू कर दी। और फिर पूरा 16/4 का 50-60 लाख रुपए का केस बना दिया, 60 लाख का। हम्म। अब मैं इसको टेक्निकल ग्राउंड पे मुझे अगर क्वेश्चन करना तो मैं कैसे क्वेश्चन करूंगा? क्या क्या टेक्निकल ग्राउंड मिल रहा है आपको बताइए? टेक्निकल और लॉ दो है। सर उनको ऑथराइजेशन नहीं इनिशियली एंटर करने के लिए। INS 1 नहीं है। इनिशियल। हाँ। लॉ के हिसाब से 71 में तो फंक्शन नहीं है कि कर सके इंस्पेक्शन। यस। अब देखिए, एक तो जुरिडिक्शन को क्वेश्चन कर ही सकते हैं कि यू INS 01 नहीं है, देयरफॉर यू कैन नॉट एक्वायर जुरिडिक्शन। 71 से जुरिडिक्शन एक्वायर नहीं हो सकता। हम्म। तो मुझे यहां पर सेक्शन 71 डिस्कस करना होगा, जुरिडिक्शन डिस्कस करना होगा। तो हमने पूरा अपील जो बनाया है वो इसी ग्राउंड पे भी बनाया है, क्योंकि 16/4 में वो बाकी तो GST 2 वगैरह वगैरह जो लिखना था, लॉ का ग्राउंड, वो तो मैंने लिखा ही लिखा है। लेकिन ये जो टेक्निकलिटीज है वो भी लिखी। आप देखिएगा, मैं ग्राउंड्स ऑफ अपील के दो डॉक्यूमेंट बनाता हूं। एक डॉक्यूमेंट बनता है मेरिट वाला, दूसरा बनता है टेक्निकल वाला, मेरिट एंड लॉ। तो कभी कभी टेक्निकल बहुत ज्यादा हो जाता है तो मैं डॉक्यूमेंट अलग कर देता हम्म। हूं। और आपके पास अगर किताब है तो किताब लेके बैठिए, सेक्शन 71 में क्या लिखा हुआ आपको पता होना चाहिए। आइए, यहीं से पढ़ते हैं। द हैंडबुक डिस्कसेस द स्कोप ऑफ सेक्शन 71 and the extent to which the power of excess under this section can be availed by the proper officers to carry out their objects. Taxpayers are well within their rights in law to question the validity of any action by an officer for the purpose of seeking access to business premises, including checks. अब देखिए, टैक्स पेयर का पूरा राइट है कि आपके वैलिडिटी ऑफ एक्शन यानी कि उसको क्वेश्चन कर सके फॉर द पर्पस ऑफ सीकिंग एक्सेस टू बिजनेस प्रीमिस इंक्लूडिंग चेक्स। अब इस वाले क्वेश्चन में जो अभी हमने केस बताया नितिन महेश्वरी जी का, उसमें प्रॉब्लम ये है कि उन्होंने उस वक्त उसके जुरिडिक्शन को क्वेश्चन ही नहीं किया था। हम तो अपील में जाके क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चन होना था शोकॉज नोटिस के वक्त ही, जो क्वेश्चन नहीं हुआ। तो अर्लीस्ट पॉसिबल टाइम हो सकता है उस बेसिस पे हमारा वो टेक्निकल ग्राउंड एक्सेप्ट ही ना हो। लेकिन फिर भी हमने लिख दिया, seeking access to business privilege including checks and verification based on a logical exercise of authority akin to those under earlier tax regime. Also, the power of Section 71 appear to overlap with those under Section 67, and the nature of their difference is sought to brought to readers' attention in this handbook. तो जब आप आगे पढ़ेंगे तो 71 और सेक्शन 67 में, ऑब्वियसली 71 इज हेल्पिंग ऑडिट टीम, सेक्शन 67 इज डायरेक्ट एंट्री एंड INS 01 है, 71 में INS 01 नहीं है। तो ये सब वो बता रहे हैं कि नेक्स्ट उसमें जब चैप्टर में आएंगे तो बताएंगे। अब देखिए, GST अश्योर्स इन सेल्फ असेसमेंट टैक्स रिजीम। इनफैक्ट सर्विस टैक्स भी सेल्फ असेसमेंट था, एक्साइज भी सेल्फ असेसमेंट था। अगर सेल्फ असेसमेंट से पहले का रिजीम क्या था? वो भी तो पता होना चाहिए। सेल्फ असेसमेंट अगर का रिजीम नहीं है तो कौन सा रिजीम चलता था पहले? अच्छा।
आप लोगों को पता है? इंस्पेक्शन राजा। नहीं नहीं नहीं, कंट्रोल बेस्ड। आप आज भी आप देखिए, इसमें स्टेट एक्साइज में जो अल्कोहल के मैन्युफैक्चरर हैं, उनके फैक्ट्री के अंदर ही ऑफिसर्स बैठे होते हैं। इंस्पेक्शन राज ही बोलते यस हैं ना। सर, यस सर, हाँ वहीं पे थे। वहीं बैठे रहते एंट्री हैं। एंट्री पॉइंट। हाँ। तो ये ऑफिसर, जब आप इनवॉइस के बेसिस पे गुड्स रिमूव कर रहे होंगे तो वहीं पर ये चेकिंग करते हैं। हाँ, हाँ करेक्ट सर। तो दिस इज कंट्रोल बेस्ड। तो यहां पर ऑफिसर खुद कर रहा है। फॉर कस्टम, एग्जाम्पल डिस्टिलरी सर। हाँ जी, डिस्टिलरी, फॉर एग्जाम्पल डिस्टिलरी सर। डिस्टलरी। कस्टम्स एक्ट बताइए, सेल्फ असेसमेंट है या नहीं है? कस्टम्स एक्ट में जो ड्यूटी आप पे कर रहे हैं, वो सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे है या नहीं? सेल्फ हम्म। असेसमेंट ही है सर। देखिए, कस्टम्स एक्ट में जब आप कोई चीज इंपोर्ट करते हैं तो ये चेकिंग करते हैं या नहीं करते? उसके बाद ही तो निकालने देते हैं आपको। हाँ। करेक्ट है या नहीं? यस। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं और ड्यूटी ड्रॉबैक की बेनिफिट लेनी होती है तो कस्टम्स ऑफिसर वो आप सील करवाते हैं सारा कंटेनर अपने सामने। करेक्ट। यस। कुछ कुछ एसएससी को, जिसको वो कुछ रेटिंग देके उनको कहा कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे आ जाइए। करेक्ट है? हम्म। लेकिन यस एंटायर सर। इंपोर्टर और एक्सपोर्टर को सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे नहीं है वो। अच्छा। कुछ लोग ही हैं सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे कस्टम्स एक्ट में। ओके। ठीक बात है। आज डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप मान लीजिए इंपोर्ट करते हैं तो डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप पहले ड्यूटी देते हैं, बाद में गुड्स की तो चेकिंग होती है या नहीं होती है? हाँ या ना? विदाउट चेकिंग गुड्स अगर आप रिमूव कर देते हैं तो कस्टम्स ऑडिट भी होते हैं, आपके फैक्ट्री में आके वो गुड्स चेक करते हैं जब वो अनलोडिंग और अनपैकिंग हो जाती है। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। तो ये कस्टम्स एक्ट के प्रोसेस है, थोड़े से अलग है हेलो। लेकिन हेलो आपको सर। समझ में आ जाएगा। हाँ बताइए। सर आपने पता था सेल्फ असेसमेंट एक्ट रीजन में तो हाँ हाँ हमारी कंपनी हम भी फॉलो करते हैं। हमारे यहाँ पे कस्टम के ऑफिसर आए थे हाँ और हाँ उन्होंने तो डॉक्टरों से वेरीफाई किए और उन्होंने हाँ। हमको सर्टिफिकेट इशू किया। तो हमारा कंटेनर हम लोग यहाँ से सील करके डायरेक्ट भेज देते हैं, वहाँ पे कोई चेकिंग नहीं होता फिर। ओके ओके। तो आप लोगों को क्या रेटिंग क्या मिला? आप लोगों को क्या बोलते हैं? AEO क्या मुझे नाम याद वो नहीं है। वो मैं को वो बताऊंगा आपको सर्टिफिकेट कैसा है सर आपका। ओके ओके। ये वो मैं शेयर ऑथराइज करूँ। इकोनॉमिक ऑपरेटर करके कुछ नाम हम दे देते हैं उनको, और उनके लिए सेल्फ असेसमेंट चलता है कस्टम्स में। हाँ लेकिन कस्टम की टीम आती है अपने फैक्ट्री में, सब वेरीफाई करते हैं, बाद में वो ओके कुछ आफ्टर आपका रिकॉर्ड कैसा ट्रैक रिकॉर्ड एक्सपोर्ट का ओके तभी देते हैं मुझे। ओके ओके। ये गणेश जी आते रहिए, आप बहुत दिनों से हो गए आपके। हाँ, यस। गणेश थैंक जी यू के सर। पास जो नॉलेज है वो जबरदस्त है। वो नॉलेज हम लोग के पास है ही नहीं जो गणेश जी के पास है। नहीं ऐसा नहीं सर। है ना? हाँ नहीं हाँ। ऐसा नहीं, लेकिन आपको मैं शेयर करूंगा सर, प्रैक्टिकल है मेरे पास तो ये सब भी। हाँ, वही कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ, क्योंकि आप उस इंडस्ट्री में हैं तो ऑब्वियसली आप बता पाएंगे। यस सर। If one were to look for the most powerful provisions in the entire CGST Act, Section 59 would take the top spot. इतना इंपॉर्टेंट है सेल्फ असेसमेंट। और जब हम लोग सेल्फ असेसमेंट कर रहे हैं तो अफसर को हम लोग के ऊपर विश्वास करना चाहिए ना। मुझे याद है बिहार का एक केस था, वो ये लिखा कि गवर्नमेंट आपके ऊपर इतना विश्वास करती है और सेक्शन 59 दिया गया, आपने उस विश्वास को तोड़ा है, इसलिए हम आपके ऊपर सेक्शन 74 लगा रहे हैं। ये लिख रहा है। It is a very short provision, but it appoints the registered person to be the only one authority to conduct assessment of tax payable under the Act. When the law appoints the registered person to carry out assessment of tax payable, the proper officer cannot seek to carry out assessment. जब एक बार ये बंदा assessment कर ही दिया है तो फिर ये proper officer क्यों assessment करना चाह रहा है? And once self assessment has been made and the proper officer is dissatisfied with the outcome of such self assessment, then अब मुझे एक बात बताइए, सेल्फ असेसमेंट मैंने कर दिया, मैंने कहा भैया 100 रुपया टैक्स बनता है, ITC 80 रुपया, 20 रुपया हमने जमा करवा दिया कैश में।
अब कोई ऑफिसर आता है, प्रॉपर ऑफिसर, बोला नहीं सर आई एम नॉट सेटिस्फाइड, बताइए प्रूफ किसको प्रूव करना चाहिए? If प्रॉपर the ऑफिसर proper officer is not satisfied, who should prove that this is wrong, this is wrong? प्रॉपर ऑफिसर सर। प्रॉपर ऑफिसर को। तो सेक्शन 155 बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? प्रॉपर ऑफिसर के डिपार्टमेंट के ऊपर है, ऊपर प्रॉपर डिपार्टमेंट के ऊपर है, एक्सेप्ट आईटीसी। इनपुट। आईटीसी। लेकिन आप सोचिए हम लोग असेसमेंट कैसे करवाते हैं, लेकिन कि हम ही लोग प्रूव करने लगते हैं कि नहीं सर ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। जबकि उल्टा होना चाहिए, आईटीसी को छोड़ के। लेकिन एक बार अगर प्रॉपर ऑफिसर ने ये प्रूव कर दिया कि ये, चाहे वो ईवे बिल के थ्रू प्रूव करे या किसी और तरीके से प्रूव करे कि आपकी ये टैक्स लायबिलिटी 150 बननी है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ शिफ्ट कर जाएगा, किसके ऊपर हो जाएगा? टैक्स पेयर। टैक्स पेयर के ऊपर। तो ये बर्डन ऑफ प्रूफ इज शिफ्ट। पहला बर्डन ऑफ प्रूफ किसके ऊपर है? अफसर के ऊपर है। अब देखिए, and once self-assessment has been made and the proper officer is dissatisfied with the outcome of such self-assessment, then it is the responsibility of the proper officer to produce material to question the validity of the self-assessment carried out by the registered person and demand tax in accordance with the procedure established in this law. अब अफसर क्या करता है? डिमांड करेगा टैक्स का। भर दिया तो प्रॉपर ऑफिसर को मटेरियल प्रोड्यूस करना होगा कि आपने जो सेल्फ असेसमेंट किया वो गलत किया। 1 वर्सेस 3B, 1 वर्सेस 9, 1 वर्सेस 9C, 9 वर्सेस 9C, फिर ईवे बिल, 1 वर्सेस ईवे बिल, ई इनवॉइस, है ना, 2A वर्सेस 3B। फिर इसमें तो खैर इसकी तो कहानी अलग है, इसमें तो आईटीसी का इनवॉइस इनवॉइस मांगने लगता है, आपके पास गुड्स पहुंचा या नहीं पहुंचा वो मांगने लगता है, सप्लायर ने टैक्स पे किया या नहीं किया वो मांगने लगता है आपसे। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की तो कहानी बिल्कुल अलग है। लेकिन एक बात तो निश्चित है कि 1 वर्सेस 3B, 1B आप ही का, 3B भी आप ही का, तो 1 वर्सेस 3B में अगर डिफरेंस है तो ये थोड़ा सा सीरियस ऑफेंस है, करेक्ट है। लेकिन अगर 3B वर्सेस 2B में डिफरेंस है तो वो सीरियस उतना नहीं है, क्योंकि 2B इज नॉट जनरेटेड बाय यू, 2B इज जनरेटेड बाय योर सप्लायर। Section 155 places the burden of proof upon the registered person only in respect of eligibility to ITC. And therefore, by implication of this provision, the burden of proof in all other aspects of assessment carried out lies on the proper officer. This is evident from the provisions of 75(7), which only makes it necessary. अब वो 75 सबसेक्शन 7 क्या है, वो डायरेक्ट रिकवरी कर लेता है। एक मिनट, 75 सबसेक्शन 7 मुझे भी याद नहीं आ रहा है, देखें एक बार। The amount of tax interest when demanded in the order shall not be excess of the amount. अच्छा, जितना शोकॉज नोटिस में उससे ज्यादा आप मांग नहीं सकते, ठीक बात है। तो ये वन लिख देते हैं यहाँ पर। दिस इज एविडेंट फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ दिस व्हिच मेक्स इट नेसेसरी दैट शोकॉज नोटिस इशूड शुड कंटेन स्पेसिफिक ग्राउंड्स which support the demand and also requires the adjudicating authority to confine the order confirming demand, if any, to be based on those grounds and no other. अब मुझे एक बात बताइए, आपने क्रिस्टोफर जी का वीडियो सुना? हाँ सर, सुना सर। सुना है, मैंने उसके 3-4 मिनट सुने थे, बड़ा इंटरेस्टिंग उन्होंने कहा। बोला आपके पास शोकॉज नोटिस आया 25 लाख का डिमांड का, 2B वर्सेस 3B का। तो शोकॉज नोटिस आया कि इसमें आपने 100 है, आपने 125 क्लेम किया है, तो 25 का आपको डिमांड रेज कर दिया।
अब मुझे एक बात बताइए, शोकॉज नोटिस अगर 25 लाख का आया है तो ऑर्डर कितने लाख का आएगा? 25 लाख का ही आएगा। 25 लाख या उससे कम का आएगा? हाँ, इससे 25 तक। ज्यादा का आ सकता है 25 लाख से? नहीं 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 नहीं। नहीं आ सकता। तो उन्होंने क्या कहा, बड़ा इंटरेस्टिंग। अभी वो अब ब्लॉक क्रेडिट है। टैक्स पेयर का कि जितना भी टू बी में आ रहा है सारा ब्लॉक क्रेडिट है, हाँ। 100 का 100। हम्म, तो क्या अब ये 100 लाख रुपए का ऑर्डर पास कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। 25 लाख का कर पाएगा? हम्म। कैसे? हम्म ना 25 लाख का कर पाएगा ना 100 लाख का कर पाएगा। अच्छा। कैसे करेगा बताइए? उसको पता है कि ये 100 का 100 पूरा ब्लॉक्ड है। शोकॉज नोटिस में ग्राउंड में लिखा नहीं है, शोकॉज नोटिस के ग्राउंड में सिर्फ टू बी वर्सेस थ्री बी लिख रहा है। हाँ। तब 16 का उसका छूट जाएगा ना सर, इजीली। यस, अब मैं अच्छा। आपको नहीं नहीं नहीं, रुकिए 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 रुकिए, वो तो क्रिस्टोफर सर ने जवाब नहीं दिया कि छूटेगा या नहीं छूटेगा, लेकिन आपको सोचना है क्या ये स्ट्रेटजी लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। या लगानी चाहिए तो कब लगानी चाहिए? जब शोकॉज नोटिस अच्छा एक बात मिलता है तब। बताइए, दूसरा शोकॉज नोटिस इशू कर सकता है? नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? लेकिन वो टाइम चला गया था तो। नहीं, टाइम चला गया तब तो बात अलग है, लेकिन विद इन टाइम अगर है तो दूसरा शोकॉज नोटिस इशू कर पाएगा? ये नहीं कर ड्रॉप पाएगा। करना पड़ेगा यस उसको, सर। सेलिंग वाला। ड्रॉप किया तो डिमांड ड्रॉप हो गया। ओहो। नहीं, रिमाइंडर रिमाइंडर भेज सकता। रिमाइंडर से काम नहीं, शो को नोटिस को ड्रॉप करेगा। राउंडिंग ड्रॉप करेगा तो डिमांड को क्या छोड़ेगा। भेजना पड़ता है? नहीं नहीं, आप समझिए कि एक एससीएन लगाया टू बी वर्सेस थ्री बी का, हम्म। अर्लीस्ट पॉइंट में आपको बताना भी है। खैर ये तो टेक्निकल नहीं है, लेकिन क्या मैं ये सिंपल सवाल करना चाह रहा हूं, कैन ही इशू इस प्रॉपर ऑफिसर, कैन प्रॉपर ऑफिसर इशू ए सेकंड शो कॉज नोटिस, Yes, sir. रेजिंग ए He न्यू, can रेजिंग ए न्यू on नो नो new issue. रेजिंग न्यू ग्राउंड? हम्म कर सकता है या नहीं कर सकता? Yes, sir. नहीं सर। कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता, क्या दिक्कत है? विद इन ए टाइम न्यू लिमिट। ग्राउंड में कर सकता है, न्यू ग्राउंड में कर सकता है सर। न्यू ग्राउंड में तो कर ही सकता है, विद इन टाइम लिमिट है तो क्या हाँ, दिक्कत यस। है? कर देगा। यस, न्यू ग्राउंड में कर सकता है। हाँ हाँ, तो यू हैव टू एक्ट स्मार्टली। उसको साइलेंट रहने का, टाइम जाने देने का। तो आपको बहुत सोच समझ के ये मतलब ये, मान लीजिए मैं भी कुछ बोलता हूं या कोई और स्पीकर कुछ भी बोलता है, उसको ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत कीजिए। गो एंड सेल्फ स्टडी देन एक्सेप्ट इट। हम्म, करेक्ट है? क्योंकि आपके आपको अंदर से सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, अंदर से बिलीव होना चाहिए कि ये जो मैं काम कर रहा हूं वो सक्सेस होगा इन अग्रीड सर। आप लोगों ने जो सुना था क्रिस्टोफर सर को, तो मैं या जेके मित्तल सर को सुनते हैं, तो मैं आप लोग को यही कहता हूं, आपको बहुत अच्छा लॉ आना चाहिए, तभी उनकी बातें आपको अच्छे तरह से समझ में आएगी। समझ में आ रहा है आपको? बराबर ठीक है। बात। हाँ। यस सर, यस सर। नो बर्डन टू प्रूव इनोसेंस। Previously, the taxpayer was expected to prove the innocence or demonstrate the correctness of the tax position, चाहे वो क्लासिफिकेशन का हो, वैल्यूएशन का हो, आईटीसी का हो, लेवाई का हो. Adopted and revenue would merely question its correctness. But in GST, given that every administrative proceeding is laid down with a clear due process, it may be argued that the provisions of Section 59 read with 155 makes it abundantly clear that the taxpayer does not bear the initial burden. देखिए word देखिएगा, initial burden to prove that the self-assessment carried out is accurate. But once the burden is discharged by the revenue, the second burden falls on you. This is significant, and one must take time to read any good book on rule of law to appreciate this concept and to recognize the responsibility that the GST has placed the burden on the revenue in case of dissatisfaction over the self-assessment carried out by registered person. देखिए एक किताब हम लोग को पढ़नी चाहिए। रूल ऑफ लॉ कौन सी किताब है मुझे नहीं पता, लेकिन एविडेंस एक्ट हम लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। नया एविडेंस एक्ट भी आ गया, पुराना भी है, तो कोई आपके नजर में कोई लॉयर है जो अच्छे से हम लोग समझा सके एविडेंस एक्ट को? तो मेरे में है दिमाग में वो लॉयर, लेकिन इतना ज्यादा बिजी है, यहीं है बोकारो में, उसके पास टाइम ही नहीं, लेकिन फिर भी पकड़ेंगे उसको।
burden in case of tax evasion, where a taxpayer is answerable to a notice demanding tax involving evasion of tax, and once the revenue makes out a prima facie facts on the case, it raises a presumption against such taxpayer. Now it becomes imperative for the taxpayer to either rebut that presumption or to affirm that presumption due to failure of rebuttal. मतलब आपने जवाब नहीं दिया, साइलेंट रहे. So once the department has discharged its onus of proof, अब आपकी बारी है. There is a difference between burden and onus under evidence law, where the burden always remains on the person whom the law states to bear it, but when new material is introduced in rebuttal or otherwise, then the onus to prove all the requirements of its admissibility shifts to person introducing such material. अब आप कह रहे हैं, मान लीजिए डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये ईवे बिल, डिपार्टमेंट ईवे बिल में क्या करता है? ईवे बिल में आपका माल इधर से इस नाके से गुजरा, टोल से गुजरा, उसका फोटो लगा के सब कुछ भेजता है या नहीं भेजता है वो? अब आपको उसको रिबट करना है, तो क्या आप उस जो टोल से जो फोटो निकाल के उसने भेजा है, आप अपना भेज सकते हैं? नहीं करते. आपने देखा होगा कई जगह, बोले सर वो मेरा ट्रक ही नहीं था, मैं उसमें बैठा नहीं था, वो नंबर गलत है. तो आपको एक एक फोटो को चेक करेंगे तभी तो आप रिबट कर पाएंगे. हेलो, समझ रहे हैं आप? तो डिपार्टमेंट कोई एविडेंस इंट्रोड्यूस करता है, उस एविडेंस को ही क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको, अगर क्वेश्चनेबल है तो. In Narayan Bhagwant Rao, the apex court has held that when both sides introduce evidence, the question of burden of proof becomes academic. Care must be taken not to displace the burden by doing anything that can cause it to shift onto the taxpayer. After all, in a self-assessment based tax regime, the revenue must show that a prima facie case exists against the taxpayer's determination of liability, and it does not suffice to put forward an alternative interpretation and leave the taxpayer to prove the correctness of the self-assessment carried out. To do so would be violative of the mandate contained in section 59 of the CGST Act. मतलब burden of proof, initial burden of proof आपके ऊपर है, डिपार्टमेंट के ऊपर है. ये आ गया एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट टू जीएसटी. मुझे एक बात बताइए, एविडेंस एक्ट सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किन कोर्ट्स के लिए बना हुआ है? क्रिमिनल ऑफेंस, लोअर कोर्ट, क्रिमिनल ऑफेंस, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट. नहीं तो सबके लिए, क्रिमिनल सिविल सबके लिए है. एविडेंस एक्ट तो एविडेंस है. लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, करेक्ट? बराबर. ये तीनों जुडिशियल अथॉरिटी है. जुडिशियल अथॉरिटी. ये जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, ये जुडिशियल अथॉरिटी है, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है? क्वासी. अगर क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है तो क्या एविडेंस एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? हाँ होगा ना. यस सर. फिर अभी तक इतना बैकग्राउंड क्रिएट किया. इंडियन एविडेंस एक्ट, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड किसके लिए बनाया गया? इनके लिए, जुडिशियल अथॉरिटी के लिए बनाया गया. इनके क्वासी जुडिशियल के लिए नहीं बनाया गया. तो एविडेंस एक्ट का पूरा एविडेंस एक्ट इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है. इसके कुछ प्रिंसिपल्स एप्लीकेबल हो सकता है, लेकिन लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है. करेक्ट है? अच्छा, समझ में आ रहा है? मैं एक केस बताता हूं, जमशेदपुर का एक केस है. उसमें हुआ क्या, सर्विस टैक्स का मैटर है, वर्स कॉन्ट्रैक्ट. वर्स कॉन्ट्रैक्ट में अब वो कह रहा था भैया ये आपने वर्स कॉन्ट्रैक्ट, कंस्ट्रक्शन का काम है, रोड कंस्ट्रक्शन का काम है, और ये एग्जेम्प्ट है, हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं. तो बोलता है प्रूफ दो. तो हमने उसको पेमेंट सर्टिफिकेट दिया जिसमें लिखा हुआ था कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, ये सब लाइन लिखी हुई थी, उसके आगे अमाउंट लिखा हुआ था. हम बोला ये रहा प्रूफ. बोलता ये नहीं मानेंगे, हमें वर्क्स ऑर्डर चाहिए. मतलब जो एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के साथ वो चाहिए, वर्क्स ऑर्डर चाहिए. हम बोले आप लोग क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी, एग्जैक्ट एविडेंस एक्ट आप अप्लाई कर नहीं सकते. पेमेंट सर्टिफिकेट इज सफिशिएंट, व्हाई यू आर इंसिस्टिंग ऑन वर्क्स ऑर्डर? बोला नहीं, हमें तो चाहिए ही चाहिए. तो समटाइम्स क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी एक्ट्स लाइक ए जुडिशियल अथॉरिटी एंड डिमांड्स एग्जैक्ट प्रूफ.
उसकी जरूरत नहीं है। प्रीमा फेसी अगर उनको लग रहा है कि पेमेंट सर्टिफिकेट से रोड कंस्ट्रक्शन काम हो रहा था, एग्जाम्पशन दीजिए। व्हाई यू वांट टू गो एकदम इन डेप्थ कि वर्क्स ऑर्डर भी ले आइए, फिर बैंक का स्टेटमेंट भी ले आइए कि हाँ यही रोड का है, तो कहां तक जाएंगे आप? पढ़ते हैं, when it comes to demanding tax that has already been self-assessed, it is not sufficient to merely doubt its correctness and leave the taxpayer to run around to get the notices set aside. Any statement should be made responsibly. The standard of care in establishing facts cannot be anything short of the standard laid down in Indian Evidence Act. While the rigorous rules of procedure contained in Indian Evidence Act are applicable only to the matters before a court, देख रहे हैं, rigorous rules of procedure. In the case of this has stated as since equitable principles of common law are contained in Indian Evidence Act, their applicability to taxation in matter is not barred and must be admitted to established facts for the purpose of determination of question of law which relies on established facts. तो कुछ principles ही applicable है, पूरा rigorous applicable नहीं है। Sir, on doubt, tribunal where it falls, whether it is quasi judicial or judicial. ट्राइब्यूनल में क्वासी जुडिशियल होना चाहिए, इट इज नॉट ए लोअर कोर्ट। But is it clear whether it is quasi judicial or court? आई एम नॉट 100% श्योर, बट prima facie it looks like quasi judicial. This handbook discusses the due process laid down in each provision in its strict sense because of the act contains the intent of the legislature. That passion to protest interest of revenue does not authorize bypassing the due process laid down in the law. तो ऑफिसर यही करता है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू, ये ले आओ वो ले आओ, उसकी जरूरत नहीं है। एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की किताब मैंने पढ़ने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मेरे से पढ़ा ही नहीं गया। ये बहुत मोटी मोटी बुक होती है, तो आप भी देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बुक। और बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ यानी कि क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी को कैसे एक्ट करना चाहिए, उसके बारे में। द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर टाउटेड all too often, but the roots of the requirement that these principles must be adhered to flow from administrative law. It is an uncodified law, written नहीं है, like the torts. Administrative law contains the requirement of administrative action to meet the standards of equity, justice, and good conscience in any civilized society which claims that rule of law prevails. If a proper officer conduct audit under section 65 and takes exception to a certain tax position adopted by a registered person and issues form ADT 02 with an observation that, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं, IOCL और क्या है, पेट्रोल पंप डीलर, इसका GTA सॉरी इसका ट्रक IOCL जाता है, इसके डिपो पे पेट्रोल भरवाता है और ले आता है, और इसको ये ट्रक का जितना भी भाड़ा है ये इसको रीइंबर्स कर देता है। बताइए इसमें क्या ये GTA की सर्विस है या नहीं? है सर। नो सर। देखिए, पेट्रोल पंप डीलर बोलता है ये GTA की सर्विस है, रिवर्स चार्ज पे सॉरी हाँ, पेट्रोल पंप डीलर बोलता है ये GTA की सर्विस है और ये रिवर्स चार्ज पे ये टैक्स देता भी है, और यही करेक्ट पोजीशन है। डिपार्टमेंट क्या कह रहा था, बोला नहीं सर ये हायरिंग ऑफ ट्रक है, 18% टैक्स आपको देना है। तो टैक्स पेयर ने एक पोजीशन लिया कि GTA सर्विस, और GTA बोला, ऑफिसर क्या बोलता है GTA सर्विस है तो वो बिल्टी दिखला दो, चालान दिखला दो, वो है नहीं। तो एग्रीमेंट होता है सर, एग्रीमेंट दिखाने से हो जाएगा। ओहो, ये नोटिस डिस्कस नहीं कर रहा आपके साथ अभी हम लोग, आपको ये नहीं, मैं एग्जांपल, बोल हाँ हाँ वो सब हो गया, मैटर सॉल्व है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये प्रॉपर ऑफिसर अगर अलग पोजीशन लेता है
और ADT 02 में ऑब्जर्वेशन के साथ वो लिख देता है, तो वही ऑफिसर जिसने SCN इशू किया है वही क्या ऑर्डर भी करेगा, एडजुडिकेट भी करेगा? नहीं सर। तो इसीलिए ऑडिट टीम का SCN कोई और ऑडिट एडजुडिकेट करता है, इंटेलिजेंस का SCN कोई और एडजुडिकेट करेगा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की कहानी लिखी हुई है। बोलता है जब तक अगर नहीं किया जाएगा तो फिर इक्विटी नहीं आएगी, प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो नहीं होगा। Then if the same officer were to sit in the judgment to adjudicate, it would be a direct violation of the first principles of natural justice. It is for this reason that CBIC सर्कुलर में ये लेके आए कि भैया ऑडिट ऑफिसर्स और इंटेलिजेंस कमिश्नर्स आर परमिटेड टू कैरी आउट देयर ऑडिट or investigation and issue show cause notice, but for purpose of adjudication, the file and notice must be transferred to proper officer in the executive commissariat to hear the notice and adjudicate. This administrative segregation of audit or investigation and subsequent adjudication by Central Tax Administration is to ensure that the first principles of natural justice is upheld. However, State Tax Department appear to ensure independence in adjudication even without this form of express segregation of function in view of the merged functions practiced without any objections in the earlier tax regime. अब देख लीजिए क्या स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट ये फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है तो क्वेश्चन कर दीजिए कि सर फर्स्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस हैव नॉट बीन फॉलोड। करेक्ट? सर एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट DRC 01 शो कॉज नोटिस इशू करके हाँ, उसमें तो वो तो एडजुकेटिंग डिपार्टमेंट नहीं भेजता है, वहीं से पेमेंट करो बोलते हैं। नहीं तो वो तो फिर आप क्वेश्चन कर ही सकते हैं ना। वो पेमेंट अगर करवा रहे हैं, DRC 03 से पेमेंट करवा रहा है और आप कर रहे हैं तो आप हाँ कर रहे हैं। हाँ, वही तो मैं बोल रहा हूँ। The show cause notice can neither be vague nor allegation be without evidence commensurate with the severity of allegation level against the notice. अब देखिए आपको कितने शो कॉज नोटिस मिलेंगे जहां पर ये एक बात बताइए, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स है ना जिनसे आपने पैसा लिया हुआ, बोलता है सारा का सारा क्रेडिटर हम मानते हैं 180 दिन के बाद पेमेंट हुआ है, जरा दीजिए इंटरेस्ट। आपको मिला ही होगा ऐसे नोटिस। हाँ मिले हैं सर। क्या ये वेग शो कॉज नोटिस नहीं है? यस सर, वेग है सर। इसमें कोई एविडेंस तो वो साथ में देते ही नहीं। एविडेंस तो देता ही नहीं है, बोलो हम मान लेते हैं। अरे ऐसा कैसे मान लेते हैं भैया? आप ऑडिट करके पता कीजिए। विदाउट ऑडिट तो ये नहीं हो सकता है ना, कैसे विदाउट ऑडिट ये कैसे हो जाएगा? लेकिन वो कर देते हैं। तो आप क्वेश्चन सेक्शन 67 से आप सेक्शन 65 को जा रहे हो, सेक्शन 67 में आए हैं ना, तो आप ऑडिट कैसे करेंगे? आपको उसी वक्त क्वेश्चन करना पड़ेगा उसको। हाँ यस। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट डिफेक्टिव नोटिस इज इनक्योरेबल। अगर आपने इस पे क्वेश्चन कर दिया तो इनक्योरेबल है, वो क्योर नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकता, और फैटल टू द डिमांड ड्रॉप करना ही पड़ेगा। This principle can be found in this, which states that the grounds on which an order may be passed must be the very grounds on which notice was issued. अब हम लोग क्या करते हैं, बस सर ये लीजिए लेजर की कॉपी, ये कॉपी, ये कॉपी वो कॉपी सब उठा के दे देते, हाँ रिकॉन्सिलेशन बना के दे देते हैं। ठीक बात है। तो वो सब उनका काम हम करते हैं, उनका काम हम करते हैं जो नहीं करते। नो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज empowered to cure deficiencies in the notice which upholds the second principles of natural justice. तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि सेम अफसर नहीं होना चाहिए। सेम अफसर मतलब ऑडिट और इंटेलिजेंस में, बाकी केसेस में द प्रॉपर ऑफिसर का कॉन्सेप्ट लगेगा। जिसने इंक्वायरी इनिशिएट की है, मतलब जिसने असेंबली 10 दिया है वही DRC 01A देगा, वही DRC 01 देगा, वही DRC 07 देगा। वो तो एजुकेशन ये इंटेलिजेंस और ऑडिट और इंटेलिजेंस की कहानी आ गई तब बाइफर्केशन होगा। सेकंड, शो कॉज नोटिस वेग नहीं हो सकता, और एलिगेशन, और जो भी आपने एलिगेशन लगाया वो विदाउट एविडेंस नहीं हो सकता। बर्डन ऑफ प्रूफ आप डिपार्टमेंट के ऊपर है। सर मेरा कहना है कि SCN में तो शिफ्ट हो जा रहा है, जो ऑफिसर ट्रांसफर होते हैं तो ARN दूसरे हाँ, ऑफिसर, तब वो तो एक्सेप्शन में है ही, वो तो एक्सेप्शन। और एक बार अगर
नोटिस इश्यू हो गया, फिर वो डेफिशिएंसी खत्म नहीं हो सकता। आप क्वेश्चन कर दीजिए, और टाइम बार्ड हो गया तो ऐसे ही खत्म है। तो मान लीजिए अगर ऐसा आ जाता है कि सारा 180 दिन के, और बोले सर एविडेंस दीजिए, बर्डन ऑफ प्रूफ 155 लिख दीजिए आप उसमें। सर ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट नहीं बोल रहा है, नो एजुकेटेड नोटरी एम्पावर्ड टू क्योर डेफिशिएंसी इन नोटिस, मतलब वो हाँ ईबी का नोटिस वर्सेस टू बी निकाला, सर ने बोला कि ये तो ब्लॉक क्रेडिट है। हाँ, ये लाइन उसको एम्फसाइज नहीं कर रहा नहीं है नहीं, ये। मैं तो वो कह ही नहीं रहा हूं कि वो, मैंने ये कहा कि दूसरा शो कॉज नोटिस इशू कर देगा दूसरे ग्राउंड्स पे। डेफिशिएंसी इन द नोटिस मतलब क्योर नहीं कर सकता, मतलब दूसरा नोटिस हुआ तो डेफिशिएंसी क्योर ही हो गया ना। हाँ, नहीं, वही नोटिस क्योर नहीं हो सकता। सर दूसरा नोटिस जो इशू होगा वो सेकंड ग्राउंड पे होगा, सेम पे नहीं हो सकता। देखिए सेम हाँ पे नहीं हो यही था। मान लीजिए एक सेम एससीएन ग्राउंड पे का नहीं। रेफरेंस नंबर है 123, इसमें वो 2A वर्सेस 3B था, और आपने कहा सारा ब्लॉक क्रेडिट है, तो वो अब वो एससीएन का रेफरेंस नंबर 123 से वो ब्लॉक क्रेडिट यहां नहीं लिख सकता, लेकिन हाँ दूसरा फ्रेश एससीएन रेफरेंस नंबर 124 से वो ये लिख सकता है ब्लॉक क्रेडिट। अच्छा टाइमिंग इम्पोर्टेंट होगी तो यहाँ पे टाइम बाढ़ से पहले पहले उनको कैसे हाँ एग्जीक्यूट जो हाँ तो शायद वो इस तरह से कहना चाह रहे हो कि उन्होंने बोला था कि ये चीज आप ऑन रिकॉर्ड लाओ उनसे कि है ना, ये 100 रुपए ब्लॉक क्रेडिट है मेरा। तो जब वो ऑर्डर पास करेंगे तो प्रॉपर रीजनिंग देते वक्त उन्हें ये बात ऑर्डर के अंदर लिखनी पड़ेगी कि 100 रुपए ब्लॉक क्रेडिट था, और फिर भी मैं 25 रुपए का ऑर्डर पास कर रहा हूँ, ये बात लिखते हुए भी, एक्नोलेज करते हुए भी। तो क्या कहना चाह रहे हो प्रतीक, मैं समझा नहीं। सर जैसे वो 100 रुपए का 2A के अंदर आ रहा था, और 125 3B के अंदर ले लिया, और हम्म 25 रुपए वो डिसअलाउ कर रहे थे। तो हम्म उन्होंने एक चीज बोली थी कि ये 100 रुपए आप उन्हें ये रिकॉर्ड पे लाओ उनके कि ये 100 रुपए ब्लॉक क्रेडिट है, ऑन ठीक है, रिकॉर्ड लाओ ये बात। तो ठीक है। जब वो बात ऑन रिकॉर्ड आएगी, तो जब एक रीजन ऑर्डर पास होगा तो वो ऑर्डर के अंदर इस चीज का मेंशन होगा। तो वो तो फिर गलत, वो ऑर्डर पास वैसा कर ही नहीं पाएंगे। वही सर बोल रहे थे कि वो ऑर्डर पास कर ही नहीं पा रहे, हाँ कि अगर ठीक ऑन है। रिकॉर्ड आ गई तो। लेकिन नया शो कॉज नोटिस तो इशू कर ही सकते हैं। चलिए, ओवरलुक मिस्टेक डिफेक्ट और ओमिशन बट टू ए लिमिटेड एक्सटेंट, जो हमने कहा 160 सबसेक्शन 1 माइनर मिस्टेक को इग्नोर करेंगे, लेकिन अगर सिग्नेचर नहीं है तो मेजर मिस्टेक है। प्लीज शो कॉज व्हाई पेनल्टी एज पर लॉ शुड नॉट बी डिमांडेड, the section 160 subsection 1 of CGST Act may not be able to save this notice. However, the notice was to state please show cause why penalty under section 122 should not be demanded. The penalty under 12AB may be determined based on whether notice। हाँ देखिए, आपको याद है एक नोटिस हमारे पास आया था जहां पर वो लिखा था सेक्शन 122 में हम आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाएं, तो हम लोग ये डिस्कस करने लगे 122 तो लिख रहा है, सबसेक्शन क्लॉजेस तो लिख ही नहीं रहा है, तो ये वैलिड नोटिस है या इनवैलिड। पहले 160 सबसेक्शन 1 आपको पढ़ाता हूँ। देखिए, नो असेसमेंट रीअसेसमेंट दिस शैल बी इनवैलिड और डीम टू बी merely by reason of mistake defect omission दे रहा हूँ। तो जो डिपार्टमेंट जो नोटिस इशू करता है, सिंपल मिस्टेक डिफेक्ट और ओमिशन के कारण उस नोटिस को इनवैलिड करार नहीं दिया जा सकता। अब देखिए, ये 2 और 1 बिल्कुल दो एक ही सिक्के के दो पहलू। कैसे? आपने किसी नोटिस को क्वेश्चन किया, सिग्नेचर नहीं है 160 सबसेक्शन 2 में, डिपार्टमेंट क्या करेगा? और कहा सिग्नेचर नहीं है इसलिए इनवैलिड है, डिपार्टमेंट क्या प्ली लेता है कि ये 160 सबसेक्शन 1 में जाइए, और 160 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि ये माइनर मिस्टेक है, देयरफॉर इट कैन बी इग्नोर्ड। हेलो, But if it is acted upon then only, हाँ जी, if it is acted upon then, नहीं नहीं, हाँ for before acting upon you can, before नहीं नहीं, acting, आपने आपने इसको क्वेश्चन एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी अवेलेबल, आपने ये क्वेश्चन कर दिया कि सिग्नेचर नहीं है, करेक्ट है। हाँ जी जी, अब ये कोर्ट में चला गया, और हम लोग और कोर्ट में जाके ये डिस्कस हो रहा है कि ये वैलिड सिग्नेचर वैलिड है या नहीं, तो डिपार्टमेंट फिर यहाँ आ जाता है और बोलता है ये माइनर मिस्टेक है, इट हैज टू बी इग्नोर्ड। हाँ ठीक, अब देखिए, मिस्टेक नहीं एक 73 का नोटिस आया या 74 का नोटिस आया जिसमें ये लिखा हुआ है कि सेक्शन 122 पे पेनल्टी, या सिंपल लिखा हुआ है आपके ऊपर पेनल्टी क्यों ना लगाई जाए,
कोई सेक्शन मेंशन नहीं है, मेजर मिस्टेक या माइनर मिस्टेक? मेजर मिस्टेक सर, सेक्शन Major मेंशन mistake है। नहीं, मेजर मिस्टेक। लेकिन अगर लिखता है कि सेक्शन 122 की पेनल्टी क्यों नहीं लगाई जाए, और सब सेक्शन क्लॉजेस नहीं लिखा हुआ, 1 है, 2 है, 3 है, 1A भी है, अब तो 2A भी आ गया है, ये मेजर मिस्टेक है। ये मेजर है या माइनर है? माइनर होगा। तो देखिए ये किताब तो ये कह रहा है, ये अगर माइनर 1 माइनर लिख दिया है तो माइनर है। माइनर है। प्लीज शो कोज व्हाई पेनल्टी एज पर लॉ शुड नॉट बी डिमांडेड, एज पर लॉ शुड नॉट बी, लेकिन सेक्शन नहीं लिखा हुआ है। देन 161 ऑफ द मे नॉट बी एबल टू सेव दिस नोटिस, खत्म हो जाएगा ये नोटिस। लेकिन अगर ये लिखता है प्लीज शो कॉज व्हाई पेनल्टी अंडर सेक्शन 122 शुड नॉट बी डिमांडेड, देन पेनल्टी अंडर ए बी मे बी डिटरमिन्ड बेस्ड ऑन वेदर नोटिस इज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट रिस्पेक्ट। लेकिन अगर आप इसको भी क्वेश्चन करना चाहते हैं तो क्वेश्चन कीजिए, हु आर वी टू डिसाइड वेदर इट इज अ माइनर मिस्टेक और मेजर मिस्टेक, है ना? और ये भी वर्ड मे लिख रहे हैं, शैल तो नहीं लिख रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, आप समझिए 122 की अगर पेनल्टी के प्रोविजंस देखेंगे तो 122 का जो सब सेक्शन है वो बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट पेनल्टीज है। 122(1) मैं दिखलाता हूं, देखिए बहुत क्लॉजेज है, 17 to 18 122(1) बिल्कुल अलग है, टैक्सेबल पर्सन के ऊपर पेनल्टी, यानी कि जो आउटवर्ड सप्लाई या इनवर्ड सप्लाई कर रहा है उसके लिए। फिर 1A में आप देखिए ये कवर जिस मतलब मास्टरमाइंड के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं वो। 1B में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के ऊपर पेनल्टी लगा रहे हैं। 2 तो छोड़ देते हैं, 3 ये कुछ अलग तरह की पेनल्टी है। एनी पर्सन, वो टैक्सेबल पर्सन था, तो कम से कम उनको सब सेक्शन लिखना चाहिए। अगर सब सेक्शन नहीं लिख रहे तो अगेन मुझे, इन माय हम्बल ओपिनियन, इट इज ए मेजर मिस्टेक। सर इस पे साइड उन्होंने वीडियो में भी डिस्कशन किया है। क्या क्या किया है? सर किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया था कि 73 की जगह 74 लिख दिया है, 74 की जगह 73 लिख दिया, हाँ, तो क्या ये वो माइनर मिस्टेक है 160 के अंदर चली जाएगी, 161 के अंदर? मतलब सेम नोटिस में हेलो नहीं सर, मान लीजिए लगाना हेडिंग 73। हेडिंग में 73 लिख रहा है और नीचे 74 लिख रहा है, ऐसा है या नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, फिर? उनको देना था 73 लेकिन 74 ही दे दिया, तो 74 के इंग्रेडिएंट्स तो है ही नहीं यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, अगर एक बार 74, मेजर है मिस्टेक। नहीं एक बार अगर 74 दे दिया हाँ, तो तो एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ फिर तो कोर्ट में जाके ये ड्रॉप होगा 74। एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ लिमिटेशन तभी अप्लाई होगा ना जब इवेजन ऑफ टैक्स का जो इंग्रेडिएंट्स होता है, विलफुल मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, लेकिन ये मिस्टेक के दायरे में थोड़ी आएगा, ये 160 में तो कवर नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने बोला था कि मैं सर ये 73 में जा सकता है सर, 74 73 में जा सकता है, पर 73 74 में नहीं जा नहीं, सकता। वो आई एग्री दैट 73 से 74 नहीं जा सकते आप, नॉट अलाउड। 74 से आप 73 में जा सकते हैं, अलाउड। लेकिन क्या अलाउड अलाउड अफसर अफसर ये कर सकता है, एक बार 74 का नोटिस इश्यू उसको ड्रॉप करके 73 का नोटिस इश्यू कर देगा। प्रतीक एक बार आप बताइए क्या बोल रहे हैं आप? सर वो कुछ बात इस तरह से हुई थी कि एक ऑफिसर ने नोटिस इशू कर दिया 73 के अंदर, और जबकि उसे वो नोटिस करना था 74 के अंदर इशू, तो है ना, तो उन्होंने बोला कि अगर किसी ऑफिसर ने 73 चूज कर लिया तो उन्होंने 74 चूज नहीं करने को ऑप्ट किया है, तो मतलब उन्होंने ये माना है कि विलफुल मिसस्टेटमेंट सप्रेशन वगैरह नहीं है। ठीक तो है। इस पे ऑडियंस के अंदर किसी ने काउंटर क्वेश्चन किया कि है ना, ऐसा नहीं माना जा सकता कि ये 161 के अंदर एक वो हो गया, एरर ओमिशन हो गया, और उसे ऑटोमेटिकली 74 मान लिया जाए। 73 बाय मिस्टेक इशू हो गया, उसे ओमिशन और एरर मान के 74 मान लिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि अपग्रेड पॉसिबल नहीं है, डाउनग्रेड पॉसिबल है, और इसको एरर नहीं माना जा सकता क्योंकि दोनों का सब्सटेंस बिल्कुल अलग है। 73 करेक्ट करेक्ट, हाँ मतलब वही मिस्टेक के दायरे में नहीं आएगा। मिस्टेक के दायरे में। ठीक ठीक ठीक। अब the principles of audi alteram partem requires that allegation be clearly stated so that noticee is not denied justice at the threshold। कोई कुछ कह रहा है?
as a notice with secret allegation incapacitates the noticee putting forward a reasonable defense. मतलब जो ग्राउंड्स रेज किए उसी पे रहना है, आपको नए ग्राउंड्स रेज करके ऑर्डर पास करेंगे तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल हियरिंग हुआ नहीं. The noticee must be put at notice in a clear, complete and comprehensive manner about the allegations along with the evidence in support of the said allegations. A notice cannot expect the noticee to fill in the blanks. बैकग्राउंड में किसी की आवाज आ रही है तो प्लीज म्यूट कर लें. The Supreme Court has stated in case of state. कौन कह रहा है? तो शायद आवाज रिपीट हो रही है. Okay. The Supreme Court has stated that even where the statute does not require specifically that the principles of natural justice are to be followed, they must be followed because when the proceeding, अब देखिए ये जो लाइन है बड़ी इंपॉर्टेंट है. कई जगह ये लिखा हुआ है 122 में, कहीं भी लिखा हुआ है कि आपको 122 की पेनल्टी लगाने से पहले DRC 01 इशू करना पड़ेगा. दिखलाता हूं 122 कहीं भी लिखा हुआ है, ना इसमें फॉर्म लिखे हुए हैं, ना इसमें रूल्स लिखे हुए हैं, सिर्फ 122 की पेनल्टी लिखी हुई है. तो क्या 122 की पेनल्टी विदाउट गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड विदाउट DRC 01 पॉसिबल है? जब आप 122 को छोड़ के 126 में आते हैं जहां पर ये जनरल प्रिंसिपल्स रिलेटेड टू पेनल्टी लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ है नो पेनल्टी शैल बी इम्पोज ऑन एनी पर्सन विदाउट गिविंग हिम एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. पूरे इस चैप्टर में आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी. अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी पड़ेगी तो कैसे देनी पड़ेगी आप? तो ये अगर लॉ में फॉर्म नहीं लिखा हुआ है तो then also officer has to follow these principles, administrative law principles, that opportunity of being heard should be given. अब देखिए अब वो करने लगे 125 की पेनल्टी. आज 125 की पेनल्टी आप देखिए कैसे लगाते हैं. वो लगाना कैसे चाहिए? कोई भी पेनल्टी DRC 01 इशू करके, बिकॉज दैट इज द फॉर्म ऑफ गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड. ऑर्डर कैसे पास करेंगे विदाउट DRC 07? तो दैट इज द फॉर्म. तो ये जो लाइन लिख रहे हैं इस किताब में कि अगर कहीं भी लॉ में लिखा हुआ कि प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर टू बी फॉलोड, तो अपॉर्चुनिटी देना है तो अपॉर्चुनिटी देने का तरीका ही GST लॉ में DRC 01 ही है और कोई तरीका नहीं है. एडरेंस दिस लिखा हुआ ठीक. कैन नॉट बी फॉल्टेड फॉर एक्टिव डिसओबीडियंस व्हेन प्रोसीडिंग्स आर इनवैलिड. प्रोसीडिंग इनवैलिड है और आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि सर ऑर्डर पास कर दिया. Where a proceeding is found to be invalid does not explicitly disclose the provisions of law under which it is being initiated. वाह, ये तो मैं कई सालों से आपको बता रहा हूं कि हर नोटिस में सेक्शन लिखा होना बहुत जरूरी है. बिना सेक्शन लिखे हुए आपसे कुछ भी डिमांड नहीं कर सकता. The taxpayer cannot legally be found at fault for disobedience in such proceeding. आपने उसका जवाब नहीं दिया तो you are not legally bound to reply. और डिपार्टमेंट भी ये नहीं कर सकता, आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, आपने इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं तो हम 122 की पेनल्टी लगाएंगे. 122 की एक पेनल्टी है ना. fails to furnish information or document called for by an officer in accordance with the provisions of this act or the rules made thereunder, or furnishes false information or document during any proceeding under this act. लेकिन अगर बिना सेक्शन के अगर वो कुछ आपसे मांगता है और आप नहीं देते हैं तो 122 क्लॉज ये कहता 17 की पेनल्टी वो लगा नहीं पाएगा. The taxpayer cannot legally be found at fault with this. When any taxpayer in any proceeding approaches High Court alleging violation of natural justice or abuse of power or of process, the High Court will first examine if the proper officer was informed of the perceived misapplication of law and consequent injustice meted out to the taxpayer. Merely on an apprehension that justice will not be done, one cannot rush to the High Court for redressal. Only after the proper officer is put at notice that the proposed action is not in accordance with the mandate in law, and in spite of this notice, the proper officer proceeds. अब देखिए अगर उसमें सेक्शन नहीं लिखा, आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, भैया सेक्शन लिख के भेजो तभी करेंगे.
उसके बावजूद आपके ऊपर वो पेनल्टी लगाता है, तब आप हाई कोर्ट में जा सकते हो, वैसे नहीं। Then the High Court will entertain a complaint to interfere and put a stop to such deviation. This is referred as duty of the person who seeks redressal to first demand justice. मतलब जो हाई कोर्ट जा रहा है तो उसको पहले हाई कोर्ट ये मतलब लॉ उम्मीद करता है कि पहले आप खुद उस जस्टिस को डिमांड करें। First demand justice from the person who is to be complained against before making it clear that a complaint is justified and maintainable. Very often by demanding justice, the injustice that would have ensued by incorrect administrative actions will be readily redressed by the same person. अगर आप कहते हैं कि सेक्शन दो तो वो खुद दे देता। और there is no need for a taxpayer to presume that proper officer is acting deliberately in a malified manner. तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा every proper officer जिसके साथ डील कर रहे हैं पूरे इंडिया में they are dead honest. आपको ये assume नहीं करना है कि वो dishonest है। सर लिमिटेड। मेरा क्वारी है हेलो हाँ सर मेरा क्वारी है हाँ हाँ पूछिए। अगर समन इशू हुआ, समन तो विदाउट शॉर्ट सीजर इंस्पेक्शन में इशू नहीं हो सकता। हाँ अगर किसी को समन इशू हुआ और हाँ इंस्पेक्शन हुआ जिसमें सील साइन नहीं था, हम्म तो टोटल प्रोसीडिंग ही गलत है। करेक्ट। अगर वो समन के लिए नहीं जाएंगे, हम वो बुला रहे हम नहीं जाएंगे, तो हाँ उधर क्या 122 का पेनल्टी लगा सकते हैं? नहीं आपको पहले क्वेश्चन करना पड़ेगा ना, समन गलत है आपको उसको लिख के देना पड़ेगा। हाँ लिमिटेड स्कोप फॉर अरेस्ट ऑफ टैक्स पेयर्स कंसल्टेंट। तो टैक्स पेयर का टैक्स कंसल्टेंट को क्या अरेस्ट किया जा सकता है? पर अरेस्ट तो तभी होगा जब वो कंसल्टेंट आपको टैक्स पेयर को एडवाइस कर रहा है चोरी कैसे करनी है। यू बिकम द मास्टरमाइंड, कंसल्टेंट बिकम द मास्टरमाइंड। लेकिन आप उसके बिहाफ पे नोटिस का जवाब दे रहे हैं, अपील में जा रहे हैं, तो उसके बेसिस पे आप किसी भी कंसल्टेंट को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये यहां से हम लोग बाद में करेंगे आपके साथ, कल करेंगे। हेलो सर। हाँ जी। सर मैंने डिस्कस में एक केस डिस्कस किया था मेरा एक्सपोर्ट का। हाँ हाँ तो मैं चाहता हूँ कि वो केस में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ, थोड़ा सा सोल्यूशन भी निकाला है सर हम लोगों ने भी। हाँ हाँ तो आप ड्रॉ करेंगे सर अफगान में अभी? हाँ 2 मिनट के लिए सर। नहीं ड्रॉ करते ना, इम्पोर्टर एक्सपोर्टर ऐसा वो इमेज बनाते ना। बताइए। हाँ A is the exporter, हाँ B is the importer. हाँ ओके B ने रिक्वेस्ट किया A को कि मुझे बिल टू शिप टू मॉडल फंड को मुझे इंडिया में डिलीवरी करना है। अच्छा B ने रिक्वेस्ट किया A को। ठीक है ठीक है। ओके तो हमने यहाँ पे IGST लगा दिया। नहीं गुड्स कहाँ से कहाँ मूव हुआ? गुड्स मूवमेंट इंडिया में ही हुआ सर। B ने रिक्वेस्ट किया कि आप गुड का डिलीवरी इंडिया में ही दे दो। तो ये बिल टू शिप टू कैसे हो रहा है? B ने रिक्वेस्ट किया, एक पार्टी है C पार्टी है C, और आप C लिखो सर। सी कहाँ है? इंडिया में। अच्छा B ने बोला आप काम करो, मेरे ऑन बिहाफ ऑफ मी डिलीवर गुड टू C। तो ए फिर सी को डिलीवर कर रहा है? हाँ मीन बिल टू B गया और शिप टू C गया। मैं समझ गया ये माने Okay. बी ए को बोल रहा है कि इसको डिलीवर कर दो। यस अभी इस केस में हमने IGST लगा के B को इनवॉइस दे दिया। इसको इनवॉइस आपने रेज किया? नहीं B को। क्या चीज? क्योंकि इनवॉइस तो मुझे B को रेज करना पड़ेगा एज ए लोकल सेल्स। IGST लगा है हम लोगों ने B2C। नहीं बी ने सी को रेज किया ना इनवॉइस एक। नहीं वो पार्ट में तक आया नहीं सर। में अच्छा ए ने B को इनवॉइस रेज किया ठीक IGST है वाला। ठीक है। अब B ने ऑब्जेक्शन लिया कि मेरे को IGST का बर्डन मेरे पे आ रहा है। दोनों ही मुझे महाराष्ट्र benefit में है, मिलेगा नहीं। दोनों ही तो महाराष्ट्र मुझे में भी है। हाँ नहीं B तो जर्मनी का है सर। सुनिए ना गणेश जी, अभी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ, तभी ओके दिमाग में ओके नहीं काम कर रहा है।
तो किसी लेकिन और इसका सोल्यूशन निकाला हम लोगों ने, इसलिए बोला सर मैंने। ठीक है, मैं बाद में डिस्कस करूंगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। ओके ओके सर। ओके ओके। अब जो नए हैं एक बार बात करें, क्या नए कौन है? अभी तक के डिस्कशन में क्वेश्चन पूछना है। हाँ पवन जी पूछिए। सर ये जो आप नोटिस साइन वाला बोल रहे थे, साइन अगर माइनर मिस्टेक है। नहीं, मैंने साइन को मेजर मिस्टेक कहा। मेजर, सर सॉरी, मेजर मिस्टेक है। अपने को डिपार्टमेंट को पहले नोटिस के समय एक बार वो देना पड़ेगा। हाँ तो अभी सर जैसे 17, 18, 18, 19 के तो टाइम का रिप्लाई का चला गया, फाइनल हो गया। हाँ। अभी अपील में अपन वो दे सके, फिर कोर्ट में जावे तो नहीं, वो सर अपीलेट अथॉरिटी फिर वही बोलेगा ना, पहले क्यों नहीं बताया। तो फिर अर्लीस्ट ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपने को बतानी होती है सर, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। यस। तो कोर्ट में से भी कोई रेमेडी नहीं मिलेगी। वो आपने एक जजमेंट डाला हुआ है सर। ऑर्डर पे साइन है या नहीं है? ऑर्डर पे सर अभी एक तो होना देखिए, है, अगर एक पे सुनिए सुनिए मेरी बात, शोकॉज नोटिस पे साइन नहीं है उसका रिलीफ नहीं मिलेगा, लेकिन ऑर्डर पे साइन नहीं है तो ऑर्डर का क्लियर अपॉर्चुनिटी क्या है? आप फर्स्ट अपीलेट हाँ अथॉरिटी डीआरसी 7 पे तो नहीं मिल सकता है, पर डीआरसी 7 के बेसिस पे डीआरसी 7 के रेस्पेक्ट में आपको मिल जाएगा, हाँ अगर उसमें आपने अपीलेट अथॉरिटी में वो ग्राउंड रेस किया हुआ है तो। हाँ सही। मनोज फिर कुमार ये सिंह। आपको पर्सनल हियरिंग दिया हुआ है क्या? सुनिए ना, पर्सनल हियरिंग में गए थे? रवि नारायण जी अभी छोड़िए छोड़िए, ओके सर। हाँ ना, बाद में करते हैं। मनोज जी, मनोज सिंह कौन है? नए लोग कौन है? नए लोग, नए लोग। एक एडमिन के नाम से कौन है? चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, फिर हम लोग कल इसी टाइम में मिलेंगे, है ना? ओके सर। चलिए बाबा। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके।